शर्ना जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम चरना गुप्ता है। मैं शहडोल जिले से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना बीए जो है बनस्थली यूनिवर्सिटी राजस्थान से किया है। मेरा एमए सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से है। वर्तमान में मैं लेबर इंस्पेक्टर के पद पर कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त शहडोल में पदस्थ हूँ सर। ये भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बताइए। सर ये इंडियन नॉलेज जो सिस्टम है, इसमें सर बेसिकली हम ये चाह रहे हैं, जानना चाहते हैं इसमें कि हमारे जो एंशियंट जो थॉट्स थे, या हमारे एंशियंट जितने भी स्कल्पचर्स हैं या स्क्रिप्चर्स हैं, मानूस्क्रिप्ट्स हैं, उससे हम आज के समय के जो आधुनिक सब्जेक्ट्स हैं, उससे वहां से उसका क्या ओरिजिन रहा है और उसके क्या बिलोंगिंग्स रहे हैं सर। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा में अर्थशास्त्र का क्या महत्व था? सर अगर अर्थशास्त्र की बात की जाए तो सबसे पहले सर गौतम बुद्धा जो थे, भगवान गौतम बुद्ध, उनका एक अंगुटर निकाय है सर, जिसमें उन्होंने सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात की थी। और उन्होंने कहा था कि जो हाउस होल्ड हैं वो मतलब ऑनरेबल मीन्स के थ्रू जो है वो वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में सर उन्होंने ट्रेड की भी बात की थी सर। वहां से ये जर्नी स्टार्ट होती है सर। और आगे चल के सर ऋग्वेदा में सर डिवीजन ऑफ लेबर की बात की गई है थ्रू वर्ण सिस्टम। आगे चल के और ऋग्वेद पहले है ये, आपका बुद्ध बाद में है। ओके सर, सॉरी सर। नेक्स्ट थिंग सर, इसमें इसके बाद अगर हम आए तो सर ऋग्वेदा में जैसे मैं बताना चाह रही थी सर कि उसमें डिवीजन ऑफ लेबर की बात की गई है। और उसमें सर ये बताया गया है कि कैसे अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू जो है इकोनॉमी जो है वो रन करती है। और इसके अलावा सर हम अगर और आगे बढ़ेंगे सर, तो इसके बाद सर हमारे यहाँ पे जो कौटिल्य हुए हैं जो सर, उन्होंने अर्थशास्त्र एक पॉलिटिकल इकोनॉमी की बुक लिखी थी सर। और उस पे सर ब्रीफ में सर मतलब काफी डिटेल में सर टैक्सेशन और उससे रिलेटेड चीजें और एक स्टेट इकोनॉमी में सर गवर्नमेंट का क्या क्या रोल हो सकता है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स को भी सर उसमें उन्होंने बताया है सर। इसी इसी तरीके से सर मनुस्मृति में भी कुछ चीजें मेंशन्ड है सर। मनुस्मृति में क्या है? सर मनुस्मृति में बेसिकली सर उसमें दो चीजें बात की गई थी सर। एक तो सर वहां पे जो टैक्स की बात की गई थी सर, कि इक्विटी जो रहता है टैक्स का वो। और दूसरा सर मनुस्मृति में भी सर जो जैसा ऋग्वेदा में डिवीजन ऑफ लेबर की बात की गई थी वो उसमें मेंशन्ड है सर। ओके। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है सर, जिसमें करंट ईयर या फिर किसी भी गिवन ईयर के पूरे किसी एक कंट्री का जो भी ट्रांजेक्शन हुआ होता है सर, वो उसमें करंट और कैपिटल अकाउंट के फॉर्म में सर मेंशन्ड होता है। ओके। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना क्या है? सर ये जो योजना है ये बेसिकली सर आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है सर इकोनॉमी का, मतलब अपने इंडिया का, उसके लिए सर इसमें इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो चैनल्स है सर, जो भी मतलब चाहे वाटरवेज हो, हाईवेज हो, या फिर जितनी भी कनेक्टिविटी के लिए जरूरत है, उन सबको सर एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू सर करने के लिए क्या है इसमें सर, हर तरीके का डेवलपमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वो स्ट्रीमलाइन है सर। ओके। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, इसका समिट कहाँ हुआ था? सर ब्रिक्स का अभी सर रिसेंट में समिट सर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था सर। इसमें कितने मेंबर्स हैं? सर ब्रिक्स में सर 10 मेंबर्स है सर। ओके। तो इसमें कुछ खास क्या थीम थी और इसमें क्या, यानी कि कोई डिक्लेरेशन हुआ क्या? सर एल्गेंजा, सर मुझे नाम अच्छे से मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। सर वो डिक्लेरेशन हुआ है सर। और ये म्यूचुअल साउथ कोऑपरेशन की बेसिकली बात करता है सर। ओके। G7 का अभी समिट कहाँ पर हुआ था? सर ये कनाडा में हुआ था सर। इंडिया की तरफ से इसमें कौन गया था? सर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट किए थे सर। ओके सर। चंदा जी, आप जी सर। पहले से ही श्रम निरीक्षक के पद पर चयनित हैं, है ना, और जी सर। रस्तियां उस पे। तो एक श्रम निरीक्षक का क्या क्या कार्य होता है? सर श्रम निरीक्षक का जो बेसिक काम है सर, वो जो लेबर लॉज है सर, जितने श्रम अधिनियम है, उसको ग्राउंड लेवल पे सर इम्प्लीमेंट कराना। उसके लिए सर हमें निरीक्षण इंस्पेक्शन
होता है। साथ में जो उसमें हमें उल्लंघन मिलता है उसका हम अभियोजन दायर करते हैं, परिसीमन की भी कार्रवाई की जाती है। और इसके अलावा सर जो श्रम विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं श्रमिकों के लिए, उसका सर समन्वय और संचालन का कार्य होता है सर। आप भारत के राष्ट्र निर्माण में श्रम निरीक्षक के रूप में अच्छा योगदान कर सकती हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बन के? सर मेरी जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं सर, तो मुझे जो विद्यार्थी हैं उनके साथ सर ज्ञान साझा करना और संवाद करना बहुत पसंद है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे मैं अपनी जॉब को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाऊंगी। और ऐसा मेरा मानना है सर कि जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हम बाहर भी लोगों को ज्यादा खुशी दे पाते हैं सर। तो कहना कि मैं आजकल उच्च शिक्षा में एक कॉमन प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि वहाँ पे बच्चों की उपस्थिति बहुत कम होती है ना? तो जी इसका सर। कारण आप क्या मानती हैं? क्यों उपस्थिति बहुत कम रहती है भारत के सर समय? हाई में या फिर प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं आप? नहीं, जो उच्च शिक्षा में, हायर उच्च एजुकेशन, शिक्षा। जी कॉलेजेस। सर। कॉलेज में जहाँ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो वहाँ जी पर सर। आपको जी क्या समस्या रहती है कि बच्चों की उपस्थिति बहुत कम रहती है? क्या कारण है? जी सर इसके कई कारण हो सकते हैं सर। इसमें मुझे एक कारण जो सबसे महत्वपूर्ण लगता है सर, वो ये है सर कि जब हम एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो लोग उसको बाई साइड करते हैं सर। उनको ऐसा लगता है कि जो चीजें किताबों में लिखी हुई है उसको हम पढ़कर और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, हमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, ऐसा स्टूडेंट्स की अवधारणा होती है कई बार। तो हम्म। इसको सर हम तब कर सकते हैं सर कि जब हमारी जो टीचिंग मेथड हो वो इंटरैक्टिव हो, ग्राफिकल हो, तो इससे सर वो और ज्यादा अटेंटिव रहेंगे स्टूडेंट्स। तो सर हम इस ड्रॉप आउट को या फिर ये जो एब्सेंटी है सर उसको कम कर सकते हैं सर। तो इंटरेक्टिव टीचिंग के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? सर सबसे पहले तो सर ग्रुप डिस्कशन एक बहुत अच्छा है उसमें। इसके अलावा सर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू सर उनको कहा जाए स्टूडेंट्स को कि आप करें। और इसके अलावा सर हम उनसे बोल सकते हैं कि पर्सनल आप आपस में भी इंटरैक्टिव रहें। और इसके अलावा सर जो आजकल के सर जो नए मेथड्स हैं, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि हम उनको ये बताएं कि ये फॉर्मल एजुकेशन की जगह हम इसको इनफॉर्मल एजुकेशन के रूप में ग्रुप्स में डिवाइड करके, और फिर सर अगर कोई अच्छा डिस्कशन करते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल उसमें शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। उससे सर स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाते हैं और बेहतर एजुकेशन हो पाता है सर उससे। अच्छा, इसमें तकनीकी का प्रयोग कहाँ तक आपको सफलता दिलवाएगा? सर आजकल तो सर अभी डिजिटलाइजेशन का ही पूरा युग चल रहा है सर। और क्या होता है सर, जो 3D जो इमेजेस होती हैं, जैसे हमने जो इकोनॉमिक्स की बात करें तो सर जो इंडिफरेंस कर्व है माइक्रो में या फिर और भी चीजें जो पढ़ी हुई हैं वो हमने 2D में पढ़ी है सर। आज की अगर जनरेशन उनमें अगर हम पिक्टोरियल व्यू में और सर पीपीटी के माध्यम से 3D व्यू में और उसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, उससे बच्चे उस पे और ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे सर। और शायद एनालिटिकल व्यू पॉइंट भी वो डेवलप कर पाएंगे सर। अच्छा, आप जो क्लास में प्रवेश करती हैं, एक स्टूडेंट ये कमेंट करता है, मैडम आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? सर ये तो एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट है और मैं इसको पॉजिटिवली ही लूंगी। और मैं उनको यही बताऊंगी कि जितना ध्यान आप मेरे फिजिकल रूप के लिए ले रहे हैं, उतना अच्छा जो मैं बातें बता रही हूँ अगर उस पे लेंगे तो शायद आपका भविष्य और बेहतर हो पाएगा। बहुत अच्छा। ये सतत विकास क्या है? सर सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है ये सर आज के युग का डेवलपमेंट का मेन पाथ है सर। ये इसकी जो शुरुआत हुई थी सर, ये मतलब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से हुई थी सर। और इसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब हमारे गोल्स बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। और उसी पे सर हम सतत विकास की तरफ जाना चाह रहे हैं सर। हाँ, गरीबी उन्मूलन के लिए भारत में अभी तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं, खासकर 26 जनवरी 1950 के बाद? सर उसमें सर सबसे पहले जो आजकल आज तक का जो सबसे बड़ा कदम है सर, वो है मनरेगा एक्ट
2005 का सर, जिसमें सर वर्क एंटाइटलमेंट के साथ उन्हें ये गारंटी दी गई कि आपको 100 डेज का वर्क मिलेगा। ये सबसे बड़ा उसमें कहना चाहिए कदम था सर। इसके पहले सर बहुत सारी स्वरोजगार को लेकर गरीबी उन्मूलन के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है। और सर इसके अलावा सर रोजगार की और भी कई योजनाएं थी, लेकिन मनरेगा का काफी बड़ा रोल रहा है सर। उसके अलावा सर गरीबी उन्मूलन में एक फूड सिक्योरिटी को लेकर भी जो सर फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लाया गया, वो भी एक बहुत बड़ा योगदान है सर। पुरानी योजनाओं में भी सर थी चीजें, जैसे पहले क्या रहता था सर कि आप पे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी चलाया गया, और सर स्वरोजगार को लेकर सर अर्बन के लिए भी चलाया गया, आजीविका मिशन भी चलाया गया। लेकिन सर ये जो दो एक्ट थे, इन्होंने गारंटी दी और सेफ्टी को पूरी तरीके से इनहेंस किया सर। तो ये नरेगा को मनरेगा कब किया गया? सर 2009 में सर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा सर। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसमें? सर सॉरी मैं बता नहीं पाऊंगी, बस मुझे ये पता है महात्मा गांधी जी की कुछ पूरा कंप्लीट हुआ था सर उनके इयर्स, तो फिर उसको एमजी नरेगा कहा गया था। अच्छा, आप योजना आयोग में और नीति आयोग में क्या अंतर पाती है? सर जो योजना आयोग था सर, प्लानिंग कमीशन, उसमें क्या था सर कि हर जैसे 5 ईयर प्लान्स चलते थे, और उसमें सर हर एक योजना को लेके, हर एक सेक्टर को लेके टारगेट्स बनाए जाते थे। और अगर वो टारगेट्स किसी और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू भी पूरे नहीं हो पाते थे, तो उसको फेलियर मान लिया जाता था सर। और वो सर कहना चाहिए एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग की तरह होता था सर। उसी जगह पे, और उसमें सर एक और प्रॉब्लम थी कि जो टारगेट्स बनाए जाते थे, वो स्टेट पे एज इट इज लागू करने के लिए कहा जाता था सर, उस पे स्टेट का ज्यादा से नहीं होता था। वहीं सर जब 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आया, तो नीति आयोग को सर एक थिंक टैंक की तरह यूज किया गया, और उसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ साथ सर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखा गया। और उसमें सर जो गवर्निंग काउंसिल बनाई गई, उसमें सर पूरे जो स्टेट हैं उनको मेंबर्स रखा गया। और सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई, और जिससे कि और इजी वे में और स्ट्रेटेजिक वे में सर जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके सर। और सर साथ में नीति आयोग की एक सर जो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में एक ये अंतर था कि प्लानिंग कमीशन केवल टारगेट दे देता था, और ओके, नीति आयोग चलिए सर। मैम, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कुछ सिद्धांत बताइए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार सर, जो WTO के प्रिंसिपल्स हैं सर, मैं उस पे बात करना चाहूंगी। उसमें सर उनका सबसे बड़ा प्रिंसिपल है सर मोस्ट फेवर्ड नेशंस का, और साथ में सर नेशनल ट्रीटमेंट का। और सर इसके अलावा अगर हम एक डोमेस्टिक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इंटरनेशनल ट्रेड में सर हम ये देखना चाहते हैं कि सर हमारा जो ट्रेड हो वो दोनों सेक्टर में हो, मर्केंटाइल में भी और सर्विस सेक्टर में, और हम बैलेंस्ड ट्रेड जितना रख सके सर, वो बेहतर रहेगा सर। ठीक है। जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का जो थर्ड सेक्टर, टर्सरी सेक्टर है, उसका इसमें क्या योगदान रहता है? इंटरनेशनल ट्रेड में सर, जी। जी सर। सर सर्विस सेक्टर का सर इसमें दो तरीके से योगदान होता है सर। पहला तो क्या होता है सर कि जो इसमें कैपिटल गेन होता है सर, कैपिटल मतलब जो आती है FDI और FPI जो आता है सर इंडिया में, वो हमारे यहाँ पे सर कैपिटल अकाउंट में उसका एंट्री होती है सर। और साथ में सर दूसरा जो हम आउटसोर्सिंग के थ्रू, या फिर हमारे जो रेसिडेंट्स दूसरे जिनको नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस बोलते हैं, वो दूसरे वहां रह के सर जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला जो फैक्टर है सर, वो रहता है। ठीक है। लिक्विडिटी परफॉर्मेंस थ्योरी क्या है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरीज, जी। जी सर। ये कीन्स के द्वारा दी गई थी सर। इसमें उन्होंने बताया कि जो मनी की डिमांड है सर, वो किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। और उनका सर ये उन्होंने 3 मोटिव्स बताए थे इसके: ट्रांजैक्शन मोटिव्स, प्रिकॉशनरी मोटिव्स और स्पेकुलेटिव मोटिव्स सर। ठीक है। व्हाट इज लुकास क्रिटिक्स? सॉरी सर। लुकास का जो आलोचना है वो क्या है? सर रॉबर्ट लुकस क्रिटिक सर। यस। सर ये रैशनल एक्सपेक्टेशंस की थ्योरी में पढ़ी जाती है सर।
और इसके अलावा सर अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है सर इसके बारे में। चलिए कोई बात नहीं, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज? सर फिशर्स इक्वेशन है क्यू वी इज इक्वल टू पी टी। क्यू बी इक्वल्स टी। जी सर, यू आर, सॉरी क्यू टी, it's क्यू, सॉरी सर, it's mv equals to pt. एम वी, यस सर, सॉरी, एम वी इज इक्वल टू, यस। कंटिन्यू सर। शरणा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। भारत एक ग्लोबल इकोनॉमी है। उसमें जो रिसेंट में जो फॉरेन ट्रेड में डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या हुए? सर कोविड-19 के बाद सर इंडिया ने खुद को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा लिंक बनाने की कोशिश की है सर। और इसमें सर उन्होंने खुद में सर एक जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये आया है कि सर हम सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं ट्रेड करेंगे सर इंटरनेशनल मार्केट में, बल्कि हम हमारी कोशिश ये रहेगी कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए सर और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन को फोकस करते हुए जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसको प्रोड्यूस करें सर और उसका ट्रेड करें सर। भारत किन चीजों को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है? सर एक्सपोर्ट्स में सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है सर, जिसमें सर हम थर्ड नंबर पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में। फार्मेसी और सर ऑर्गेनिक केमिकल्स हम करते हैं और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हम करते हैं सर, और जेम्स एंड ज्वेलरी एक बहुत बड़ा पार्ट है सर, और कॉटन एंड टेक्सटाइल। आपने अभी हाल ही में देखा, जैसे नेपाल का मुद्दा हुआ, बांग्लादेश हुआ, इससे पहले अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनके अनस्टेबिलिटी इन देशों में देखी गई है। इस इससे अगर ट्रेड प्रभावित होता है तो इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर अभी इंडिया में क्या है कि नेबर फर्स्ट पॉलिसी लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सर, और गवर्नमेंट इस पे बात भी कर रही है। ट्रेड सर इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये होता है सर कि जैसे नेपाल है सर, तो नेपाल जो अभी रिसेंट में हुआ सर, उससे क्या हुआ कि सर हम हमारा जो क्रूड जो ऑयल है सर, उसकी सप्लाई हम नेपाल में करते थे। साथ ही सर हमारा जो बहुत सारे कहना चाहिए कि सेकेंडरी जो सेक्टर है सर, उसके जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं सर मैन्युफैक्चरिंग के, जैसे कि हमारा टॉयज से लेकर हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी से लेकर ये टेक्सटाइल, सब कुछ सर नेपाल में या और सभी जगह पे जाता है। और सर जैसे बांग्लादेश में जो अनसर्टेनिटी आई, वो जूट इंडस्ट्री सर वहाँ की है, वहां से हम खुद भी एक्सपोर्ट भी करते हैं और इम्पोर्ट भी सर। तो उस इम्पोर्ट क्या तरीके करते से हैं? सर वो, सॉरी सर, इम्पोर्ट क्या करते हैं वहां से? इम्पोर्ट क्या करते हैं सर? सर बांग्लादेश से सर हम रॉ जूट लेते हैं सर, क्योंकि नेपाल उसका टेक्सटाइल। जी सर। नेपाल से क्या करते हैं इम्पोर्ट? नेपाल से सर मैं अभी रिकॉल रिकॉल नहीं अभी कर पा रही हूँ। अभी ये ट्रेड का मुद्दा चल रहा है और डेलीगेशन भी आया है इंडिया में एक। तो आपको क्या संभावना दिख रही है ट्रेड डील को लेके? यूएस इंडिया ट्रेड डील की बात करें सर। जी सर। सर इसमें क्या था कि जो हमारा सबसे बड़ा नेगोशिएशन सर ये फरवरी से चल रहा है इस पे। सर इस पे जो सबसे बड़ा जो स्टेक है वो ये आ रहा है कि यूएस चाहता है सर कि उनके जो जीएम मेज और सोयाबीन है और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो हम लें। और जबकि सर इंडिया के लिए, इंडिया के फार्मर्स के लिए ये उनके हित में बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम इन चीज़ों को उनसे लें, क्योंकि इनका प्रोडक्शन ऑलरेडी हमारे यहाँ होता है और इससे हमारे फार्मर्स को बहुत नुकसान होने वाला है। यही रीजन है सर कि अभी तक ये नेगोशिएशन जो है वो फ्रूटफुल नहीं हो पाया है, और इंडिया का स्टैंड अभी तक यही है कि हम इन चीजों पे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। बाकी जो दूसरी डील्स है सर डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर, उसके साथ इंडिया आगे बढ़ पाएगा सर शायद। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, गेम थ्योरी क्या है? सर ये गेम थ्योरी जो है ये मॉर्गनस्टेन न्यूमैन ने दी थी, और इसमें सर ये बेसिकली नॉन कोऑपरेटिव जो बिहेवियर होता है ओलिगोपोली मार्केट में, उस पे हम यूज करते हैं सर, कि जो भी स्ट्रेटेजिक मूव्स होंगे उसमें सर गेम थ्योरी बेसिकली बताती है कि कैसे अगर हम कोऑपरेटिव रहेंगे तो दोनों का बेनिफिट है। बट मोस्टली क्या होता है, नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर होगा तो उसमें जो मोस्ट फेवर्ड क्या हो सकता है सर मूव्स। ओके, थैंक यू। जी सर। शरणा जी, जी सर। चलिए काफी पहले भी अच्छा था और इस बार और भी अच्छा है, आपका इम्प्रूवमेंट लगातार हो रहा है ना? थैंक यू सर। और कब है आपका? 25th को है सर। 25 को है। चलिए अभी जी। के पास में 5-6 दिन का टाइम और भी है, उसको जी यूटिलाइज सर। करें। और मुझे लगता है कि आप बस थोड़ा सा कहीं कहीं आंसर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ना? थोड़ा सा जी इसका
उसकी उसकी वजह भी है कि आपके पास में नॉलेज बहुत है। ये सारा मैं लिख रहा हूँ, सारा हम लोग ओके सर। पिछली बार जी आपको मिला नहीं था क्या फीडबैक? मिला। जी सर, मिला था सर। जी तो सर। सारे पैनलिस्ट आपको रिटर्न में फीडबैक दे रहे हैं। और ओके। ये जो लेंदी हो जाता है या थोड़ा सा इनके आंसर, उसका रीजन ये है कि आपके पास में नॉलेज बहुत ज्यादा है, नो डाउट, है ना। बट ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो इनके जो इंटरव्यूअर है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, वो उतना ही है कि आप उसको फ्रेमिंग करें आंसर, है ना, लंबा जी नहीं सर। जाना चाहिए। और ओवरऑल आपका बहुत अच्छा है, स्माइलिंग फेस है आपका, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा है, और आई कांटेक्ट भी अच्छा रहता है, और आपके व्यू में काफी क्लियरिटी है, लॉजिकल आंसर भी रहते हैं। अच्छा, ड्रेस तो मुझे लगता है ये नहीं पहनेंगे शायद आप। सर मैं साड़ी पहनूंगी सर। हाँ, तो कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम आप साड़ी पहन कर ही बैठे, है ना। लास्ट टाइम भी आप शायद सूट में ही थे, है ना। जी सर। जी सर। तो अब नेक्स्ट टाइम आप साड़ी में पहने, और जरूरी नहीं वो वाली साड़ी पहने, कोई भी साड़ी जो इसी से मिलती जुलती थोड़ा कॉटन रेट में, तो वो आप जी सर। पहनते पूरा, है ना। नो। सर, जी सर। बस वही जो सर ने कहा उसी को थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि आप संक्षेप में और सारगर्भित उत्तर देने का प्रयास करें। ज्ञान है लेकिन उसको थोड़ा समेटिए और लाजकर जी संक्षेप में, क्योंकि इंटरव्यू में इतना क्लास में पढ़ा थोड़ी रही हैं, है ना, इंटरव्यू में बिल्कुल। बैठी है, तो बहुत संक्षेप में और टू द पॉइंट उत्तर देने का प्रयास करें, है ना, जी बस। उसका रीजन यही है कि आपके पास में नॉलेज काफी है, हर जी मतलब पर के व्यू है आपके, ऐसा नहीं कोई भी टॉपिक हो जहाँ ब्लैंक हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और लेकिन जी हमें फ्लो में बहना नहीं है ना। क्या है कि हम ज्यादा उसमें आ जाएंगे ना तो थोड़ा सा वहाँ नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि जो वो चाह रहे हैं उतना उनका आंसर मिल गया, ठीक है। जी सर। चलिए, ऑल द बेस्ट सना जी। थैंक यू सर। ओके, लॉग आउट हो जाइए। ओके, थैंक यू सर। ये सारे पैनलिस्ट का भी आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा। ओके सर। जी सर।